मॉर्निंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है 20 अप्रैल के हिंदू न्यूज़पेपर से निकाले गए क्वेश्चन सीरीज में। अगर हम 20 अप्रैल की बात करें तो 3 इशू आपके लाइमलाइट है जिनको मैंने थंबनेल में जोड़ा है। पहला है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दलित क्रिश्चियंस के लिए, यानी कि ऐसे दलित जिन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म अपना लिया, उनके रिजर्वेशन के लिए एक बिल पास कराया है। दूसरा, एक एलिफेंट एरिकुलम नाम का एलिफेंट को रिलोकेट करने को लेकर बात चल रही है, क्योंकि वहां से लोकल व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है इस हाथी से, और इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बात चल रही है। तीसरा इशू है अभी की यूएन के द्वारा जारी की गई पॉपुलेशन में, जिसके अनुसार भारत ने पार कर लिया है किसको? चाइना की पॉपुलेशन। तो चलिए हम चलते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज में। तो अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय मिड 2023 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रिपोर्ट। तो यूएन की वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रिपोर्ट निकाली है यूएन पॉपुलेशन फंड ने, जिसका कहना है कि एक तो इस साल तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ हो जाएगी। पहली चीज, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ हो जाएगी। दूसरी चीज, भारत की पॉपुलेशन सरपास कर लेगी 2023 के मिड तक चाइना को, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन हो जाएगी 142.86 करोड़, जबकि चाइना की पॉपुलेशन है 142.57 करोड़। 142.57 करोड़। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच कंट्री हैव हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी। टोटल फर्टिलिटी का मतलब होता है एक पेयर से, एक मैरिड कपल से कितने आपके बच्चे हुए, उसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो अगर हम इसको कह रहे हैं 2.3, इसका मतलब एक मैरिड कपल के कितने? 2.3। ठीक है, तो इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है आपकी 2। और यहाँ पे ब्रिक्स का पूछा है, तो ब्रिक्स क्या है? बेसिकली पहले ये इसमें 4 कंट्री होते थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। बाद में चल के इसमें साउथ अफ्रीका वर्ड भी जोड़ दिया गया। साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन हो गया और 5 कंट्री ब्रिक्स में आ गए। और जिस सीक्वेंस में इनके नाम है उसी सीक्वेंस में इसकी सबमिट होती है, यानी कि अगर पहली सबमिट अगर ब्राजील में हुई है तो अगली रशिया में होगी, फिर इंडिया में होगी, फिर चाइना में होगी और फिर साउथ अफ्रीका में होगी। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक करके इन्होंने, इनका बैंक भी है, ब्रिक्स बैंक जिसको बोलते हैं। और अगर इसमें टोटल फर्टिलिटी की बात करें तो साउथ अफ्रीका टॉप पर है 2.3, इंडिया 2% पर है, ब्राजील 1.6, रशिया 1.5, चाइना 1.2। अब अगली चीज है कि इन देशों में पॉपुलेशन कितनी है, तो इंडिया की तो बता दी भाई 142.86 करोड़, चाइना की 142.57 करोड़, ब्राजील की 216 और रशिया की 144 एंड देन साउथ अफ्रीका की 60.4। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट बार दोज हु हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। तो पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है, जनसंख्या से ही रिलेटेड है। तो आसाम सरकार ने क्या किया था, 2021 में एक कानून बनाया था जिसके अनुसार सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आसाम में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, आसाम की राजधानी आपकी दिसपुर। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट पास अ रिजोल्यूशन फॉर द दलित हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो देखो भाई, आपको पता है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16,
बात करता है किसकी, आपके एक तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की, ठीक है, और एक पब्लिक प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना होने की, या पब्लिक प्लेस के सभी को एक्सेस की, 15 बात करता है, और 16 बात करता है गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन की। अब ये जो रिजर्वेशन है ये किस किस को मिला हुआ है भारत में, एससी को, एसटी को, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ओबीसी को भी 27%, और हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार हुआ था उसके बाद से ईडब्ल्यूएस का 10% का कोटा। इस तरीके से रिजर्वेशन चलता है। अब क्या है कि जो दलित थे और उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और वो क्रिश्चियन हो गए, अब उनका रिजर्वेशन खत्म हो गया। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ये कह रही है कि ऐसे दलित जो क्रिश्चियनिटी में चेंज हो गए उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तमिलनाडु की बात करें, चेन्नई यहाँ की राजधानी है, एम.के. स्टालिन यहाँ के सीएम है, और साउथ का बड़े राज्यों में से एक है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट आर द प्रोविजन इन सिनेमेटोग्राफी ग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। देखो भारत में क्या होता है, सेंसर बोर्ड होता है। सेंसर बोर्ड क्या करता है, कोई भी मूवी आती है तो उसकी रेटिंग देता है, ठीक है, कोई भी मूवी आती है तो उसकी रेटिंग देता है। तो अभी एक सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल आया 2023 का, जिसके अनुसार अभी अगर हाल ही में बात करें तो अभी तक जो कैटेगरी है, तो एक तो वो होती है आपकी यू मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड, सभी लोग दे सकते हैं। एक होती है U/A या U/A, जिसे बोलते हैं कि भाई माइनर देख सकते हैं लेकिन उनके विद एडल्ट, ठीक है, यानी कि उनके साथ में कोई एक एडल्ट होना चाहिए, ठीक है, तब माइनर देख सकते हैं। ए है कैन बी व्यू बाय एडल्ट ओनली, उसको सिर्फ एडल्ट ही देखेंगे। तो अभी 3 कैटेगरी है आपकी, एक यू अनरेस्ट्रिक्टेड सभी देख सकते हैं, एक UA, ठीक है, माइनर देख सकते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ या किसी एडल्ट के साथ, ठीक है, और तीसरी है ए यानी कि सिर्फ एडल्ट देख सकते हैं। तो अभी क्या किया जा रहा है, जो आपकी ये UA कैटेगरी है इसका सब डिवीजन किया जा रहा है। इसके अंदर और भी प्रोविजंस होंगे, जैसे कि UA 7+ यानी कि 7 साल से ज्यादा का देख पाएगा, UA 13+, 13 से ज्यादा का देख पाएगा, और UA 16+, ठीक है। अगर हम बात करें, आपको पता है हम अपने सेशन में डेली एक मिनिस्ट्री देखते हैं, तो अभी जो आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने कौन है अभी, अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने ये जानकारी दी है। चलो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, तो पहले साउथ में इसका हेडक्वार्टर होता था, अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है बल्लभगढ़, ठीक है, फरीदाबाद के पास बल्लभगढ़ हरियाणा में, ठीक है, हेडक्वार्टर है किसका, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का। अगर हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है, और सबसे कम सेक्स रेशियो यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम आपके हरियाणा में ही देखने को मिलती है। 1966 में, ठीक है, भाषा के आधार पर पंजाब से अलग हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हरियाणवी बोली जाती है और वहां पर पंजाबी। नेक्स्ट है अरिकोम्पन इन न्यूज, ये क्या है बेसिकली, तो एक एलिफेंट है जो मैंने बताया था शुरुआत में, ठीक है, तो इसको क्या किया जा रहा है, इसको आपके पेरम्बिकुलम, ठीक है, पेरम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए ना शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से इस एलिफेंट से लोकल बहुत परेशान है, ठीक है, तो कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है एलिफेंट को, पेरम्बिकुलम। और एरिंकोम्पन क्या है, एरिंकोम्पन एक एलिफेंट का नाम है, ये बेसिकली आपने याद रखना। नेक्स्ट है हाउ मेनी मूवीज विल शो केस इन फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन दिल्ली। तो दिल्ली में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, ठीक है, 200 फिल्म इसमें दिखाई जाएगी। कितने फिल्म दिखाई जाएगी, 200 फिल्म इसमें दिखाई जाएगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 9, तो
क्वेश्चन 9 कह रहा है कि किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज मिल रहा है इसको 60 ईयर के बाद, 60 साल के बाद नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। ठीक है, नागालैंड की बात करें तो कोहिमा यहाँ की राजधानी है। और कल हमने चर्चाओं में भी देखा था किसकी वजह से, आर्टिकल 371 के क्लोज ए जो स्पेशल स्टेटस देता है नागालैंड को, और यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव होने वाले थे जिसमें 33% का रिजर्वेशन है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। संविधान के 74वें संशोधन ये कहता है कि पंचायतों के जो चुनाव होंगे, चाहे वो शहरी पंचायत हो चाहे वो ग्रामीण पंचायत हो, उनमें महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व होगी। ठीक है, तो नागालैंड कह रहा है कि भाई ये हमारे अगेंस्ट है, किसके, 370 के क्लोज ए के अगेंस्ट है। ठीक है, तो इसलिए नागालैंड चर्चा में था। नेफिरियो यहाँ के सीएम है, ये चीज आपने याद रखनी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज YZ-बी, तो बेसिकली एक ये एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी से 12 लाइट ईयर दूर है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाइट ईयर है क्या, तो लाइट ईयर बेसिकली एक यूनिट है। किसकी यूनिट है लाइट ईयर? लाइट ईयर आपकी एक डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर आपकी एक डिस्टेंस की यूनिट है, दूरी की मात्रा है। ये कहती है कि भाई लाइट की स्पीड है भाई 3 लाख मीटर पर सेकंड, 3 लाख मीटर पर सेकंड। तो अब हम क्या करते हैं, जब मैं ये कहता हूं कि 1 लाइट ईयर दूर है, इसका मतलब कि सन जितनी दूरी लाइट एक साल में तय कर लेगी वो उससे उतनी दूर है। तो YZ-CTB क्या है? एक एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी से 12 लाइट ईयर दूर है। ठीक है, और ऐसे प्लैनेट, ठीक है, ऐसे प्लैनेट जो ऑलमोस्ट प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं उनको, और लेकिन हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सोप्लैनेट कहते हैं। ठीक है, तो अब बात ये हो रही है कि ये एक्सोप्लैनेट गोल्डीलॉक्स जोन में हो सकता है। अब बात आ जाती है गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, तो अगर आप देखोगे वीनस सन के बहुत नजदीक है, तो ज्यादा टेम्परेचर के कारण, ठीक है, वहां पर पानी लिक्विड स्टेट में रहना मुश्किल है। फिर बात करोगे मार्स की, मार्स दूर है, वहां पर पानी का लिक्विड स्टेट में रहना मुश्किल है। तो गोल्डीलॉक्स जोन है क्या? बेसिकली वो जोन या डिस्टेंस की वो रेंज जिसमें पानी क्या रहता है, आपका लिक्विड रहता है, या ऐसा सुटेबल टेम्परेचर रहता है कि पानी लिक्विड रह सके, उसे गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, गोल्डीलॉक्स जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है विच इज रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखो, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। ठीक है, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो खेतिहर मजदूर थे उनको लगता था स्वराज आएगा हमें जमीन मिल जाएगी। जो छोटे किसान थे उनको लगता था जो हम पे ब्रिटिश सरकार हमसे टैक्स ले रही है जबरदस्ती का, हमसे ये टैक्स हट जाएगा, बेगार खत्म हो जाएगी। जो चाय के, कॉफी के बागानों में, बांस के बागानों में, गन्ने के बागानों में काम करते थे, उनको लगता था कि तुम्हें इनसे तो छुटकारा मिल जाएगा। और जो ट्राइबल पीपल थे उनको लगता था कि हमसे जो फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 1865 का जो फॉरेस्ट एक्ट आया था उसके अनुसार जंगलों को रिजर्व कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, वो खत्म हो जाएगा और हमें हमारे जंगल दोबारा से मिल जाए। तो सभी लोग ब्रिटिशर के विरोध में आ गए। उसी में से एक व्यक्ति थे अलूरी सीताराम राजू। तो आंध्रा वाले क्षेत्र में, आज के आंध्रा वाले क्षेत्र में, यानी कि साउथ वाले क्षेत्र में एक रैम्पर रिबिलियन हुआ था 1922 का। तो इसके वो हेड थे और वहां पर बहुत ज्यादा वोलेंस इन्होंने करी और वहां के लोग इनको गॉड की तरह मानते थे और कहते थे गॉड है ये और हमारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, इनका एनकाउंटर कर दिया था।
तो उसी से रिलेटेड है ये कि भारत की हिस्ट्री में सबसे पहला एनकाउंटर किसका माना जाता है, तो अलूरी सीताराम राजू का, जो किससे जुड़े हुए हैं, आपकी रैमपर रेबिलियन ऑफ 1922 से जुड़े हुए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन कितने साल के बाद रिव्यू करता है कि कोई नेशनल पार्टी है या नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन जनरली 10 साल के बाद, ठीक है, 10 साल के बाद ये चेक करता है कि कोई नेशनल पार्टी है या नहीं है। अब ये न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है कि अभी नेशनल पार्टी की संख्या 6 हो गई, आम आदमी पार्टी नई नेशनल पार्टी के रूप में शामिल हो गई, ठीक है, जबकि टीएमसी, सीपीआई और एक और कोई सी पार्टी है, ठीक है, इनका नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म हो गया। अब ममता बनर्जी ये ब्लेम लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज किया गया क्योंकि लास्ट चेक हुआ था 2016 में, तो नेशनल पार्टी का स्टेटस अब 10 साल बाद यानी कि 2026 में चेक होना चाहिए था। तो टीएमसी का कहना है कि हमें नेशनल पार्टी से हटा दिया गया, इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर डाला गया और उसने अपना रिव्यू 2 साल पहले कर दिया। तो ये आपका मेंशन था, ये आपकी न्यूज थी। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329, आर्टिकल 324 से लेकर 329 में मेंशन है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन आपकी एक 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक आपके होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं आपके डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। इनका अपॉइंटमेंट भारत सरकार करती, सॉरी प्रेसिडेंट करते हैं और इनका टेन्योर रहता है 6 या 65, 6 साल या 65 ईयर, ठीक है, तो 6 साल हो जाए या 65 ईयर हो जाए, जो भी चीज पहले हो जाए, ठीक है। चलिए केसी केसी न्यागी क्या थे, भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ये थे हमारे 20 अप्रैल के क्वेश्चंस। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, हम इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।